हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इंडियन इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहला देखिए, पहले तो एक चीज़ नोटिस कर लेना बेटा, ये मैं अभी जो पेपर होने वाला है मैं उसके लिए बना रहा हूँ। ये जहाँ तक मुझे बताया गया है और जो मैंने देखा है, बच्चों से पूछा था स्कूल में, तो वो कह रहे हैं रूरल डेवलपमेंट तक, यानी ग्रामीण विकास तक ये चैप्टर आ रहे हैं। तो वहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? ग्रामीण विकास तक के इंपोर्टेंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, पहला देखिए, पंचवर्षीय योजना के दीर्घकाल उद्देश्य क्या है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पंचवर्षीय योजना के दीर्घकाल की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म थे ऑब्जेक्टिव्स, तो लॉन्ग टर्म वाले आपको पढ़ने। साथ ही साथ लघु उद्योग यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसकी भूमिका के बारे में, ठीक है, और उसकी समस्याओं के बारे में, यानी क्या क्या दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कृषि में अगर ठहराव या स्थिरता होती है तो उसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, ठीक है ना। तो 1956 के बारे में ज्यादा आपको पता है। देखो, दो प्रस्ताव थे, आपको पता होगा, एक पहला और एक दूसरा। ये दूसरा वाला है 1956, ठीक है ना। पहला वाला आई थिंक 1948 वाला है। ठीक है, तो दोनों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसमें खासकर ये वाला आपको 56 के बारे में पूछा जा सकता है और उसके उद्देश्य पूछा जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 4 पॉइंट तो यही हो गए। देन उसके बाद कृषि विविधीकरण। कृषि विविधीकरण क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और कृषि विविधीकरण की आवश्यकता भी क्यों है ये भी बताओ। ठीक है ना। देन उसके बाद कृषि विपणन यानी जो मार्केटिंग है, ठीक है, उसके बारे में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पूछ रहा है, उससे संबंधित समस्याएं पूछ रहा है, और इस विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम है, ठीक है, या उपाय है, वो लिखने होते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, उससे संबंधित समस्याएं क्या है, और कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को लिखिए। मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या क्या है, दिक्कत क्या है भारत में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण का विकास होना आवश्यक है। ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि गांव का विकास करना जरूरी है भारत के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो अभी जो आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, ठीक है, वो लाभ कमा रहे हैं, मान लो प्रॉफिट में, ठीक है ना, तो क्या उनका निजीकरण कर देना चाहिए। अभी वो लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या उनका निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। आप क्या इस कथन से सहमत हो या नहीं हो, ये बताओ पहले तो। यानी जो अभी हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी बिजनेस यूनिट लगी हुई है, ठीक है ना, वो प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो आप कह रहे हैं कि उसका निजीकरण कर देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो क्या ये सही है या नहीं है, आपके हिसाब से सही है या नहीं है। फिर आर्थिक सुधारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और प्रमुख आर्थिक सुधार भी आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। इसमें संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स थे वो, और स्टेबलाइजेशन यानी जो हमारा स्थिरीकरण के उपाय थे वो भी। यानी इसका मतलब यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना बेटा, एक एलपीजी तो ढंग से पढ़ लेना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। पता है, गैस सबको पता, सभी टीचरों को पता, सभी बच्चों को पता। क्वेश्चन इन तीनों में से किसी एक पे तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो ये अच्छे से कवर करना है, इस वाले टॉपिक में आता है वो सारा। उसके अलावा स्वतंत्रता के समय उद्योगों यानी जो हमारा जो इंडस्ट्री थी उसकी क्या स्थिति थी, विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन सेक्टर की क्या हालत थी उस टाइम, और जो विदेशी जो हमारे यहाँ आए थे लूटपाट करने के मोटिव से आए थे, यानी लूटने के मोटिव से आए थे, बट उसके बावजूद क्या है, कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले थे। जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली आपकी खत्म हो गई थी, तो इस टाइप की चीजें आपको बहुत कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपको देखने को मिले थे। जो लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसके ऊपर, ठीक है ना, तो वो भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कि स्वतंत्रता के समय, ठीक है, उद्योग की स्थिति क्या थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, स्वतंत्रता के समय विदेशी व्यापार क्या सा था, और लास्ट आपका स्वतंत्रता के जो जब ब्रिटिश के जो सकारात्मक प्रभाव हमारे इंडिया को देखने को मिले, हमने कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को मिले थे, वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ये 11 क्वेश्चन हो गया आपके। फटाफट से नोट डाउन करिए बेटा, भी और लिखवा रहा कुछ चीजें। अब आगे देखिए ध्यान से, ये कुछ अंतर है, डिफरेंसेस है जो कि आपको पढ़ना है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंस पढ़ना आपको। ऐसे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में पढ़ना बेटा, आईएमपी है काफी ज्यादा। ठीक है ना। देन उसके बाद जैविक खेती और पारंपरिक खेती के बारे में आपको पता होना चाहिए, अंतर होना चाहिए।
निर्देशक नियोजन और व्यापक नियोजन, ये डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। और ग्रामीण साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत, इसके ऊपर से क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर के 3-4 नंबर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत के बारे में पता होना चाहिए, इनके नाम भी पता होना चाहिए। इसके अंदर जैसे महाजन, ठीक है, यहाँ पे महाजन, साहूकार, ठीक है, ये जमींदार, इस टाइप के लोग आते थे ना, यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है नाबार्ड के ऊपर, SHG यानी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन और उसके कार्य, WTO के बारे में, और आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के बारे में, ठीक है ना, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में आ सकता है। तो काफी कम था कॉन्सेप्ट, इतना आप प्लीज जरूर करिए, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप पढ़ सारा सकते हो, अच्छी बात है, सारा पढ़ते हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, बट इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। बाकी जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है या ये बोल सकते केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उस पर प्लीज ध्यान दीजिए, वो तभी सॉल्व होगा जब आपको क्या है, चैप्टर की डीप नॉलेज होगी, ठीक है, चैप्टर की डीप नॉलेज होगी तभी आप उस कंटेंट को पकड़ पाते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ना सारा चाहिए, ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए बाद में, बस समझ में आ गया। तो फटाफट से नोट डाउन कर लेना। बट हाँ, एक चीज और थी, मैंने आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में एक पॉइंट लिखा था, उसमें लिखा था जो मुद्रा क्या होता है, आई थिंक मुद्रा क्या है, और M1 के कुछ कंपोनेंट पूछे थे मैंने, है ना, जो मनी सप्लाई होता है, मुद्रा पूर्ति के कंपोनेंट कोई तत्व पूछे होंगे या कारक पूछे होंगे, ठीक है ना। तो M1 के तो आपको पता है कि जनता के पास करेंसी, मांग जमाए, अन्य जमाए, ये सब M1 के अंदर आता है, ठीक है। बट जो अगर कोई बोलेगा मुद्रा के, यानी मुद्रा मनी के कंपोनेंट क्या होता है, मनी सप्लाई के नहीं बोल रहा, मनी के कंपोनेंट क्या होता है, तो मनी के कंपोनेंट में बेटा आपका कॉइन्स आ जाता है, नोट्स आ जाते हैं, सिक्के, नोट हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक का चेक होता है वो, या बैंक में ड्राफ्ट बनता है वो, ओवरड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट, ठीक है ना, ड्राफ्ट हो गया, या ई मनी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। तो ये मनी के कंपोनेंट होते हैं, क्या आपका कॉइन हो गया, कॉइन्स हो गया, नोट हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया जो बैंक का ड्राफ्ट होता है, और साथ में ई मनी, ये मनी के कंपोनेंट, ठीक है। मनी सप्लाई में M1 के बताओगे उसमें 3 ही है, जनता के पास करेंसी, मांग जमाए, अन्य जमाए, समझ में आ गया ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो।